हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू द चैनल कनेक्ट टू कॉमर्स। मुझे लगता है कि अब आप लोग थोड़े से सीरियस हो गए होंगे पढ़ाई के लिए। आपके सबके टर्मिनल एग्जाम्स आने वाले हैं और जो टर्मिनल एग्जाम्स में आपके मार्क्स आएंगे वो आपकी पूरी ईयरली परफॉर्मेंस में भी जाके कुछ ना कुछ परसेंटेज उसकी ऐड होगी। तो बच्चों, अगर बाई चांस आप में से कोई ऐसा है जो सीरियस नहीं हुआ है तो अब सीरियस हो जाइए और पढ़ाई शुरू कर दीजिए। किताबें जो भी आपके पास हैं उसमें से पढ़िए, क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करिए और मेरी वीडियोस तो आप देख ही रहे होंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, क्योंकि इन वीडियोस से आपके लिए तैयारी बहुत ही आसान हो जाएगी। थोड़े से ड्यूरेशन की वीडियो में मैंने आपको पूरी तरह से कॉन्सेप्ट जो है विद एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन कर रखे हैं, तो उन वीडियोस को देखने के बाद मैं समझती हूँ कि आपके टॉपिक्स फुली प्रिपेयर हो जाएंगे। अब हम सेकेंड चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं बच्चों। थोड़ा सा लंबा चैप्टर है मैं जानती हूँ, लेकिन पेशेंस रखनी होगी। एक बार मैं कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ कोई टॉपिक पढ़ा दूं तो उसके बाद आपको, मुझे नहीं लगता कि एनुअल एग्जाम्स तक उसे देखने की जरूरत पड़ेगी। तो बहुत ध्यान से एक एक वर्ड सुनकर पूरी वीडियो को एंड तक देखकर आप अपने टॉपिक को अंडरस्टैंड कर लिया कीजिए बस। और उसके बाद जो है किसी भी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे आप उन्हें आसानी से कर सकेंगे। एनसीईआरटी को लेकिन आपको पढ़ते रहना है, उसे बेस मानना है। बच्चों, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हमने शुरू करा था लास्ट टाइम, जिसमें हमने फीचर्स करे थे, एडवांटेजेस और लिमिटेशंस देखी थी कोऑपरेटिव सोसाइटीज की, और कुछ एग्जांपल्स दिए थे मैंने जिन कोऑपरेटिव सोसाइटीज के प्रोडक्ट्स हम ज्यादातर यूज करते हैं। तो अब हम उसी को आगे बढ़ाते हैं बच्चों। बहुत छोटा सा और इंटरेस्टिंग और इजी टॉपिक है, टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कई तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में 6 टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं। तो उसमें हमें क्या करना है, बस उन कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम, उनकी डेफिनेशन और दो पर्पस, क्या ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है वो किस पर्पस के लिए एस्टैब्लिश हुई हैं, बस ये हमें देखना है। तो बच्चों, ये 6 पहले आप अपने पास नाम नोट कर लीजिए। कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज, प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज, फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज। सबसे पहले तो बच्चों ये बात आपको क्लियर है आई थिंक कि कोऑपरेटिव सोसाइटी होती क्या है। इट इज द वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पीपल। तो आप देखिए कि डेफिनेशन में हर जगह मैंने यही वर्ड लिखा है, वॉलंटरी एसोसिएशन, लेकिन अलग अलग तरह के लोगों की ये एसोसिएशन है। तो अगर वो वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ कस्टमर्स है तो वो कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी है। तो अगर आपको डिफाइन करना हो कि व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो आप क्या बताएंगे, अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ कस्टमर्स who join together to protect the interest of its members is called consumers cooperative society। बिल्कुल इसी तरह से आप हर सोसाइटी को डिफाइन कर देंगे। A voluntary association of small producers who join together to protect the interest of its members. A voluntary association of distributors who join together to protect the interest of its members is called marketing cooperative society. A voluntary association of small farmers who join together to protect the interest of its members is called the फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो डेफिनेशन आपको किसी की भी याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ग्रुप का नाम बदलेंगे, बाकी डेफिनेशन वैसी ही रहेगी। अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्संस हु सीक फाइनेंशियल हेल्प, जिनको फाइनेंशियल हेल्प चाहिए होती है, उनके पास पैसे की कमी होती है और किसी भी पर्पस के लिए उन्हें पैसा चाहिए रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो इस तरह के लोग मिलकर जो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाएंगे वो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी कहलाएगी। और वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पीपल हैविंग हाउसिंग प्रॉब्लम्स, घर के प्रॉब्लम तो बच्चों सभी को है। कई बार तो पूरी लाइफ बीत जाती है और लोग अपना एक घर नहीं बना पाते, इतनी महंगाई की वजह से, इतने हैवी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिलते हैं, इतनी महंगी जमीन मिलती है, इतना महंगा मटेरियल मिलता है। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कुछ लोग मिलकर अपने मेंबर्स के लिए जो सोसाइटी बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो इस तरह से तो आप डिफाइन कर देंगे। बस अब इनके दो पर्पसेस देख लेते हैं बच्चों, साथ साथ आपको याद भी हो जाएंगे। तो देखिए, कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी के क्या 2 पर्पस होते हैं, टू एलिमिनेट द मिडिलमैन एंड टू सेल द क्वालिटी गुड प्रोडक्ट्स एट द रीजनेबल रेट्स। देखिए, जब हम रिटेलर्स से
सामान खरीदते हैं, तो जिस पैसे में भी रिटेलर हमें बेचता है हम खरीदते हैं। आप एज अ स्टूडेंट बच्चों सारे साल कितनी स्टेशनरी खरीदते हो, कॉपियां खरीदते हो, बुक्स खरीदते हो, और स्कूल बैग्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो इतने सारे स्टेशनरी के सामान में आप डायरेक्टली रिटेलर के पास जाके खरीदते हैं। मान लीजिए अगर पूरे साल आपको सारे सब्जेक्ट्स की मिला के 50 कॉपियां भी चाहिए हुई, तो आपको वो पैसा देना पड़ता है जो रिटेलर ने आपसे लिया। लेकिन सोचिए कि अगर आप सारे स्टूडेंट्स मिलकर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लें और सारे स्टूडेंट्स के लिए अगर 5000 कॉपियां चाहिए पूरे साल और वो इकट्ठे खरीदें प्रोड्यूसर्स से, तो वो आपको सही प्राइस की भी मिलेगी। हो सकता है प्रोड्यूसर आपको कुछ बल्क डिस्काउंट भी दे दे और उसकी क्वालिटी भी बेहतर होगी। तो इस तरह की जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं वो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं और वो अपने मेंबर्स को क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं। ये एक उनका पर्पस होता है। रीजनेबल रेट्स पे भी प्रोवाइड करते हैं। तो एलिमिनेशन ऑफ द मिडिलमैन and providing the good quality products at the reasonable rates. These are the two purposes you can easily learn. Come to the producers cooperative society. अब प्रोड्यूसर्स भी बच्चों छोटे भी होते हैं और बड़े भी होते हैं। तो जो लार्ज स्केल प्रोड्यूसर्स होते हैं ना, तो उनके पास तो किसी भी चीज की कमी नहीं होती है रिसोर्सेस की, तो उनको अपने प्रोडक्ट्स के लिए अच्छी मार्केट्स मिल जाती हैं। लेकिन जो बेचारे स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं वो जूझते रहते हैं कि किस तरह अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट्स में अच्छे रेट्स पर बेच पाए। तो फिर वो क्या करते हैं, स्मॉल प्रोड्यूसर्स मिलकर बहुत सारे एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लेते हैं टू इंक्रीज द बार्गेनिंग पावर ऑफ द स्मॉल प्रोड्यूसर्स, अपनी बार्गेनिंग पावर को बढ़ाने के लिए। टू सप्लाई द इनपुट्स टू द मेंबर्स एंड बाय देयर प्रोडक्ट्स फॉर सेल। मतलब अगर इनपुट चाहिए इन प्रोड्यूसर्स को, तो अगर वो कलेक्टिव इनपुट खरीदेंगे तो उनको सस्ता पड़ेगा, और जब वो अपने सबके प्रोडक्ट्स इकट्ठे मिलाकर बेचेंगे तो उनको अच्छी मार्केट्स भी मिलेंगी। तो वो उनके आउटपुट्स के लिए भी मार्केट प्रोवाइड करते हैं और उन मेंबर्स को इनपुट्स भी प्रोवाइड करते हैं। इनपुट्स मतलब किसी भी तरह का रॉ मटेरियल है या मशीन्स हैं या कोई भी चीज चाहिए उन्हें अपनी प्रोडक्शन के लिए। तो इस तरह के काम करने के लिए वो सोसाइटी बना लेते हैं और उससे अपने मेंबर्स को बेनिफिट पहुंचाते हैं। कम टू द मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब मार्केटिंग फंक्शंस बच्चों क्या होते हैं, प्रोडक्शन और कंजम्पशन के बीच में बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म होती हैं। पहले तो गुड्स ट्रांसपोर्ट होते हैं फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन। बीच में उन्हें वेयर हाउसिंग में भी जब तक उनकी डिमांड नहीं होती रखा जाता है। सॉर्टिंग होती है, ग्रेडिंग होती है, लेबलिंग होती है, पैकेजिंग होती है। इतने सारे इन बिटवीन फंक्शंस परफॉर्म होते हैं। तो इन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए भी कुछ स्पेशलिस्ट होते हैं जो कि मार्केटिंग फंक्शंस में एक्सपर्ट्स होते हैं। तो ये जो सोसाइटी होती है उन डिस्ट्रीब्यूटर्स की सोसाइटी होती है जो मिलकर कलेक्टिवली डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस या मार्केटिंग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं अपने मेंबर्स के लिए। तो जब वो अपने मेंबर्स के लिए फंक्शंस परफॉर्म करते हैं तो मेंबर्स को इजी मार्केटिंग फैसिलिटीज अवेलेबल हो जाती हैं एट द रीजनेबल रेट्स। पर्पसेस क्या है, टू इम्प्रूव द कॉम्पिटिटिव पोजीशन ऑफ इट्स मेंबर्स। देखो कंपटीशन इतना ज्यादा है कि जो बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स हैं या मैन्युफैक्चरर्स हैं, जब वो अपनी मार्केटिंग करते हैं तो वो तो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को ऐड में ले लेते हैं। अब इतना खर्चा जो है ना, कोई एक स्मॉल प्रोड्यूसर या स्मॉल सेलर जो है वो मार्केटिंग पे नहीं कर सकता है। तो जब मार्केटियर्स मिलकर फंड्स को पूल कर लेते हैं और उनके पास एक्सपर्ट नॉलेज होती है फंक्शंस को परफॉर्म करने की, तो वो रीजनेबल रेट्स पे ये फंक्शंस परफॉर्म करके कंपटीशन फेस करने के लायक बना देते हैं अपने मेंबर्स को। तो उनकी कंपटीटिव पोजीशन बढ़ाना उनका पर्पस होता है एंड टू परफॉर्म द मार्केटिंग फंक्शंस फॉर द मेंबर्स। और जितने भी मार्केटिंग फंक्शंस हैं अपने मेंबर्स के लिए वो परफॉर्म करते हैं ताकि मेंबर्स जो है वो सिर्फ प्रोडक्शन पे कॉन्सेंट्रेट करें और मार्केटिंग से वो फ्री हो जाएं। नाउ कम टू फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज। फार्मर्स के साथ तो बच्चों ये प्रॉब्लम होती है कि जो रूरल एरियाज में फार्मर्स होते हैं उनके पास छोटे छोटे से प्लॉट्स ऑफ लैंड होते हैं। अब उस पर अगर वो कोई एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस करते हैं तो एक तो वो कम होता है और अगेन उनको उसकी अच्छी मार्केट्स नहीं मिल पाती। तो वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ स्मॉल फार्मर्स क्या कहती है, to provide better quality seeds, fertilizers, machines, tools
टू द मेंबर्स। तो वो भी जो छोटे छोटे से बहुत सारे फार्मर्स जिनके पास छोटे छोटे प्लॉट्स ऑफ लैंड हैं, वो सब मिलकर एक सोसाइटी बना लेते हैं और वो बड़ा लार्ज एरिया पर अब फार्मिंग करते हैं, कलेक्टिव फार्मिंग करते हैं। तो फ्रेगमेंटेड लैंड पे जब फार्मिंग होती है तो उसमें हम बहुत सारी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं कर पाते, लेकिन जब लार्ज लैंड पे फार्मिंग होती है तो ट्रैक्टर्स या एडवांस टेक्नोलॉजी वगैरह यूज कर पाते हैं। तो एक तो ये फायदा हो जाता है, और उनको वो सारी मशीन्स प्रोवाइड करना, अच्छे फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करना, ये फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी ये काम करती हैं। दूसरा पर्पस, टू प्रोवाइड द बेनिफिट्स ऑफ लार्ज स्केल फार्मिंग एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। तो जब फार्मर्स लार्ज स्केल लैंड पर प्रोडक्शन करते हैं और एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करके प्रोडक्शन करते हैं तो उनको लार्ज स्केल फार्मिंग के बेनिफिट्स होते हैं। प्रोडक्ट्स उनको रीजनेबल प्राइसेस पे मिल जाते हैं क्योंकि वो लार्ज क्वांटिटी में परचेज करते हैं, कॉस्ट रिडक्शन हो जाती है और उससे उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। Now come to the next type, credit cooperative societies. Credit cooperative societies बच्चों फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती हैं अपने मेंबर्स की। पर्पसेस क्या है? टू प्रोवाइड इजी क्रेडिट ऑन रीजनेबल टर्म्स, मतलब आसानी से, बहुत ज्यादा लंबे चौड़े प्रोसीजर ना हो, लिमिटेड जो फॉर्मेलिटीज के साथ अपने मेंबर्स को वो लोन प्रोवाइड करती हैं। टू प्रोटेक्ट द मेंबर्स फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द मनी लेंडर्स हु चार्ज वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। ज्यादातर देखा जाता है रूरल एरियाज में जब फार्मर्स को पैसा चाहिए होता है या कहीं और भी किसी भी पर्पस के लिए, इवन अर्बन एरियाज में जब पैसा चाहिए होता है तो मनी लेंडर्स जो है वो बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, या बैंक से भी अगर लोन लेना हो तो बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिलता है। तो क्या होता है बच्चों कि एक वॉलेंट्री एसोसिएशन लोग मिलकर बना लेते हैं जिसमें वो अपने ही मेंबर्स की फंड्स को पूल करते हैं और जिस मेंबर को फंड्स की जरूरत होती है उसको वो प्रोवाइड कर देते हैं, और रोटेशन में फिर बाद में किसी दूसरे मेंबर को जरूरत हुई तो उसको प्रोवाइड कर दिया। तो वो अपने फंड्स पूल करके उन्हीं फंड्स को अपने मेंबर्स को प्रोवाइड कर देते हैं ताकि उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो जाएं। उसके अलावा बच्चों हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं जो मकान बनवाती हैं अपने मेंबर्स के लिए, या अगर वो मकान नहीं बनवा पाती तो वो इकट्ठा बहुत बड़ा प्लॉट ऑफ लैंड खरीद लेती हैं। प्लॉट्स वो अपने मेंबर्स के लिए रीजनेबल रेट्स पे खरीद के, और जो उस मकान की कंस्ट्रक्शन के लिए मटेरियल चाहिए उस मटेरियल को कलेक्टिवली लो रेट्स पे खरीद कर अपने मेंबर्स को दे देती हैं ताकि वो आसानी से कम सस्ते पैसों में और अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स के साथ वो मकान बना सकें। सो पर्पसेस देखिए, टू कंस्ट्रक्ट द हाउसेज एट द रीजनेबल कॉस्ट एंड टू प्रोवाइड द प्लॉट्स एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू कंस्ट्रक्ट द हाउसेज। तो या तो वो मकान बनाकर देती हैं अपने मेंबर्स को या प्लॉट और सामान दे देते हैं ताकि वो अपने मकान खुद बनवा सकें। तो बच्चों ये हमने 6 तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटीज, उनकी डेफिनेशन और हर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो है 2-2 पर्पसेस हमने कर लिए हैं। अगर आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लें या आप साथ साथ जो है इसको अपनी नोट्स कॉपी में लिख लें तो एक ही बार में आपको ये सारी डेफिनेशन और इनके पर्पसेस याद हो जाएंगे। तो अभी हमने बच्चों 3 फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस पूरी कर ली है, सोल ट्रेडरशिप, पार्टनरशिप एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी। थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, पेशेंस रखेंगे और बहुत कंसंट्रेशन के साथ बस मेरी वीडियोस को देखते रहिए तो आपको धीरे धीरे करके सारे टॉपिक्स कवर अप भी हो जाएंगे और समझ में भी आ जाएंगे। तो बच्चों अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी करिए ताकि आसानी से सारे टॉपिक्स आपको समझ में आ जाएं और आप एग्जाम्स में अच्छे नंबर ला सकें। सो नेक्स्ट टाइम in the next lecture we will start with another form of business organization, the largest form of business organization, that is company form of business organization. Till then, take care and goodbye.